2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूरोप ने भारत पर प्रेशर बनाया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और उस वक्त अमेरिका भी इस मैटर में नहीं आया। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ यही कहकर इम्पोज किए हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे रशिया यूक्रेन वॉर फंड हो रही है। जबकि यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम ऑयल नहीं है, बल्कि वो ट्रेड डील है जिसे भारत अमेरिका की शर्तों पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल फरवरी 2025 में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन ये एग्रीमेंट अब तक साइन नहीं हो पाया, जिसका सबसे बड़ा कारण है एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। साल 2018 में ट्रेड वॉर शुरू होने के बाद से चाइना ने अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदना धीरे धीरे कम कर दिया, जो कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट थी। जैसे कि साल 2022 में चाइना ने अमेरिका से करीबन 17.9 बिलियन डॉलर्स की सोयाबीन खरीदी, बट 2023 में ये एक्सपोर्ट गिरकर 15.3 बिलियन डॉलर्स हो गया। वहीं 2024 में तो चाइना ने सिर्फ 13 बिलियन डॉलर्स का सोयाबीन अमेरिका से खरीदा। वहीं 2025 में टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद से अमेरिकन फार्मर्स को चाइना की तरफ से कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है। सोयाबीन बिक नहीं रहा एंड मार्केट में सोयाबीन प्राइसेस ऑलरेडी 40% गिर चुके हैं। एंड सेम सिचुएशन कॉर्न के साथ भी है। अमेरिका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसर है, लेकिन चाइनीज बायर कम होने की वजह से उसका ढेर सारा कॉर्न वेयर हाउसेस में पड़ा हुआ है। जबकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिकन मार्केट में फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस 25% तक बढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिकन फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए पहले से भी ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इन शॉर्ट, अगर सोयाबीन और कॉर्न के प्राइसेस और ज्यादा गिरते हैं तो अमेरिकन फार्मर्स के लिए ये लॉस बेयर करना नामुमकिन हो जाएगा। अब इसी लॉस को कम करने के लिए अमेरिका चाहता था कि भारत अपनी एग्रीकल्चर मार्केट उसके फार्मर्स के लिए ओपन कर दे एंड अपने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए जो वो इथेनॉल तैयार करता है उसके लिए कॉर्न्स भी अमेरिका से ही खरीदे। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और वो इसलिए क्योंकि भारत में जो इथेनॉल तैयार होती है वो मेनली शुगर केन से बनती है एंड इस प्रोग्राम को शुरू करने का मेन मोटिव ही ये था कि इसके जरिए शुगर केन फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज किया जा सके एंड मार्केट में फ्यूल कॉस्ट कम हो सके। लेकिन अमेरिकन कॉर्न से इथेनॉल तैयार करना कोई कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक नहीं है। वहीं पीआईबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की 67% पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में रहती है, जिसमें से 47% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। वहीं किसानों की लो अर्निंग भारत में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट अमेरिकन ब्रांड्स के लिए अपनी मार्केट ओपन करती है तो इससे भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा रीजन, भारत खुद वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, जिस पर उसकी टायर 2, टायर 3 एंड रूरल एरियाज की इकोनॉमी टिकी हुई है। वहीं अमेरिकन मिल्क एंड डेयरी ब्रांड्स के इंडियन मार्केट में एंटर करने से अमूल, नंदिनी एंड मदर डेयरी जैसे इंडियन मिल्क लॉबीज के बिजनेस भी इफेक्ट होंगे। एंड यही रीजन है कि एनडीए चाहे भी तो अमेरिका के साथ इन शर्तों पर डील साइन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका खुद का वोट बैंक इन दो सेक्टर्स पर हैवीली डिपेंडेंट है। और इसीलिए अमेरिका इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास में अपने एग्रीकल्चर लॉस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। एंड अगर फार्म क्राइसिस आता है तो फर्स्ट, अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा शॉक लगेगा एंड सेकेंड, ट्रम्प के पावर में आने में फार्मर्स का बहुत बड़ा रोल था। 2024 में फार्मिंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 77% थी, लेकिन ये इशू अगर जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट टर्म में रिपब्लिकन पार्टी के लिए वापस पावर में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही रीजन है कि अमेरिका भारत को कंट्रोल करने के लिए केज स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, जिसमें सी का मतलब है कॉमर्स। अब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ इम्पोज किया डील साइन न करने के लिए, और 25% एडिशनल टैरिफ लगाया रूस से तेल खरीदने के लिए, यानी कि 50% टैरिफ। और शायद आप में से कई लोगों को पता होगा कि अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ में भारत का ट्रेड सरप्लस है। साल 2024-25 में भारत का अमेरिका से ट्रेड सरप्लस अराउंड 41 बिलियन डॉलर्स का था, लेकिन जीटीआरआई के अकॉर्डिंग 50% टैरिफ इम्पोज की वजह से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत को 30 to 35 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट लॉस फेस करना पड़ सकता है, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री
सी फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल मोस्ट इफेक्टेड सेक्टर्स होंगे। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपोर्ट भारत से शिफ्ट होकर बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चला जाएगा, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में टैरिफ हट भी जाते हैं तब भी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकन कंज्यूमर्स को वापस अपने प्रोडक्ट पर लाना मुश्किल होगा। फार्मास्यूटिकल इकलौता सेक्टर है जिसे शायद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज रिप्लेस नहीं कर पाएगी, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने ब्रांडेड एंड पेटेंट ड्रग्स पर 100% टैरिफ इम्पोज कर दिया है, वहीं कई जेनरिक मेडिसिन एंड ड्रग्स के ऑनलाइन बाइंग पर भी बैन लगा दिया है, तो इससे भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी अमेरिका में गिरने लगेगी। वहीं अमेरिका भारतीय श्रिम्प्स का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। 2024 में अमेरिका ने भारत से $2.68 बिलियन के श्रिम्प्स खरीदे थे, लेकिन इस सेक्टर पर भी अब अमेरिका ने 40% टैरिफ इम्पोज कर दिया है, जिसकी वजह से आने वाले महीनों में भारत के सी फूड एक्सपोर्ट में ड्रास्टिक फॉल देखने को मिलेगा एंड मास लेवल पर नौकरियां भी जा सकती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिकली अमेरिका को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा शॉक दिया H1B वीजा फीस हाइक के जरिए। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि ये H1B वीजा है क्या। ये एक तरीके की टेम्परेरी वीजा कैटेगरी है जो कि एम्प्लॉयर्स को अलाउ करती है कि वो किसी भी हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल को इस वीजा कैटेगरी के अंडर अमेरिका में काम करने के लिए हायर कर सकते हैं। इसे 90s में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ईयरली 65,000 वीजास इस कैटेगरी के अंडर इशू किए जाते हैं एंड एडिशनल 20,000 वीजास उन फॉरेन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि यूएस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टरेट या फिर मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब यूएस मार्केट में जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं। अब रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने H1B वीजा की फीस हाइक बढ़ाकर $1 लाख कर दी है, जिसका मैक्सिमम खर्च पहले $2,500 तक आता था। अब इस फीस हाइक का इफेक्ट वैसे तो सारे फॉरेन सिटीजन्स पर होगा, लेकिन व्हाइट हाउस को ये जरूर पता था कि इसका लाउडेस्ट रिएक्शन इंडिया से आएगा, और वो इसलिए क्योंकि H1B वीजा होल्ड करने वाले 72% अकेले इंडियंस हैं। गूगल, मेटा, एप्पल और अमेजोन जैसी कंपनियां H1B वीजा पर ही इंडियंस को अमेरिका में हायर करती हैं। वहीं आईटी सेक्टर की कंपनीज लाइक इन्फोसिस, डिलॉयट और टीसीएस जैसी कंपनीज भी अमेरिकन क्लाइंट वर्क के लिए H1B वीजा पर ही अपने इंडियन वर्कर्स को यूएस ट्रांसफर करती हैं। अब भले ही ये अभी के लिए वन टाइम फीस है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा और आने वाले साल में इसकी वजह से फॉरेन सिटीजन्स की हायरिंग में डिजास्टिक फॉल भी देखने को मिल सकता है। एंड जो कंपनीज अपने काम को इस फीस हाइक से बचने के लिए दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करने का सोच रही हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए अमेरिका हायर एक्ट भी लेकर आ रहा है। अब इस एक्ट से होगा ये कि जब भी अमेरिकन कंपनी अपने फॉरेन एम्प्लॉयज को पे करेगी तो उन्हें 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं वो फॉरेन स्टूडेंट जो यूएस में पढ़ाई करते हुए ऑप्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर यूएस कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें अब सोशल सिक्योरिटी फीस एंड मेडिकल टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, जो कि पहले नहीं करने पड़ते थे। अब ये दोनों ही एक्ट सभी फॉरेन सिटीजन्स पर लागू होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन पॉलिसीज एंड एक्ट का सेंटर पॉइंट भारत है, जिसकी वजह से आने वाले साल में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेकिन अमेरिकन लॉबी शायद इस बात को लेकर बहुत अच्छे से अवेयर थी कि सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स के जरिए भारत पर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उन्होंने भारत के अलायंसेस को भी टारगेट करना शुरू किया, और यही है केज में ए का मतलब, यानी कि अलायंस। और इसीलिए H1B वीजा फीस हाइक की न्यूज के कुछ घंटों बाद ही एक और न्यूज आती है, और वो ये कि अमेरिका ने ईरान के छाबर पोर्ट पर सैंक्शंस वापस लगा दिए हैं, जिसे साल 2018 में उसने भारत के लिए हटा लिया था। अब इससे होगा ये कि जो भी इंडियन कंपनीज छाबर पोर्ट के साथ में लिंक्ड है, उन्हें अमेरिका अपने यहाँ बैन कर देगा, और ये एक्चुअल में भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट की वजह से इस समय भारत पाकिस्तान के लैंड रूट को अपने ट्रेड के लिए यूज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान का छाबर पोर्ट ही इंडिया के लिए इस समय शॉर्टेस्ट रूट है
जिससे वो सेंट्रल एशिया के साथ में अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकता है। ये पोर्ट पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे चाइना कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में चाइना को स्ट्रेटेजिकली काउंटर करने के लिए भी ईरान का छाबर पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब छाबर पोर्ट पर सैंक्शंस लगाकर अमेरिका भारत और ईरान की लॉन्ग अलायंस को तोड़ना चाहता है। अब अमेरिका के कहने पर भारत ऑलरेडी ईरान से तेल खरीदना बंद कर चुका है। ऐसे में अगर वो छाबर पोर्ट को भी छोड़ देता है तो रीजनल बैलेंस के लिए उसके सपोर्ट में कोई भी कंट्री नहीं खड़ी होगी, और इतनी बड़ी गलती इंडिया कभी नहीं करेगा। और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को भी बहुत अच्छे से पता है कि उसके कहने पर तो भारत रूस और ईरान के साथ में अपने रिलेशंस नहीं तोड़ने वाला है। एंड यही रीजन है कि अमेरिका सीक्रेटली इंडिया के अगेंस्ट अब एंटी अलायंस भी क्रिएट कर रहा है, जिसका फर्स्ट मेंबर ऑब्वियसली पाकिस्तान है। साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टाइम पावर में आए थे तो उस समय उन्होंने पाकिस्तान को ओपनली टेररिज्म के लिए क्रिटिसाइज किया था, एंड उस समय पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाला एड भी कम हो गया। लेकिन रिसेंटली भारत के साथ रिलेशन खराब होने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका का फेवरेट बन गया है। लास्ट 3 to 4 मंथ में पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका को कई बार विजिट कर चुके हैं। एंड यही नहीं, यूएस जनरल असेंबली के दौरान जब अमेरिका ने इस्लामिक कंट्रीज के साथ में साइडलाइन मीटिंग की थी तो उसमें भी पाकिस्तान शामिल था। यूएस का पाकिस्तान को इस तरह से फेवर करना अभी भारत के लिए कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, जब तक कि यूएस की कंपनीज डायरेक्टली पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करने लग जाए। और वो इसलिए क्योंकि इस समय भारत साउथ एशिया में इकलौती स्टेबल एंड बड़ी मार्केट है। भारत का एक्चुअल कंसर्न पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच हुई रीसेंट डिफेंस पैक्ट है, जो कि ये कहता है कि एक कंट्री पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। अब इससे डायरेक्टली तो भारत को कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया खुद भारत के साथ में ईयरली $41 बिलियन के ट्रेड में इन्वॉल्व है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया की कई $बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी भारत में है। भारत का एक्चुअल कंसर्न अफगानिस्तान को लेकर है, जिसमें भारत ने पिछले 5 सालों के अंदर हैवीली इन्वेस्ट किया है। ये कंट्री सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में है, जिसकी वजह से मैप पर इसकी पोजीशन और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। प्लस अफगानिस्तान की अनटैप्ड रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल मार्केट भारत की टेक इंडस्ट्री के बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा भारत यहाँ पर एक ओवरसीज एयर बेस भी कंट्रोल करता है, जो कि उसकी मिलिट्री मसल पावर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान को जरूर टारगेट कर सकता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पाकिस्तान के पास में सऊदी की बैकिंग होगी, जो कि उसे इस्लामिक कंट्रीज के क्रिटिसिज्म और इंटरनेशनल आइसोलेशन से बचाएगी। एंड इसलिए हाई चांसेस है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले। एंड अफगानिस्तान में हालात कितने खराब होने वाले हैं, इसका अंदाजा आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से भी लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका बैग्राम एयरबेस को वापस लेने का ट्राई कर रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि बैग्राम एयरबेस को 20th सेंचुरी था, पर 2001 में यूएस आर्मी ने इसे अपने अंडर ले लिया। पर जब 2021 में यूएस आर्मी अफगानिस्तान छोड़कर गई तो इस एयरबेस का कंट्रोल वापस तालिबान के पास आ गया। अमेरिका के इस एयरबेस को वापस कंट्रोल करने का मतलब है यूएस मिलिट्री का साउथ एशिया में वापस आना, जो इंडिया की रीजनल डोमिनेंस के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए चाइना और रूस के साथ साथ भारत भी इसके अगेंस्ट है। हाई चांसेस है कि रूस, चाइना और भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में वापस लौटे। एंड अगर वो वापस नहीं लौटता है तो ऐसे में पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के साथ में प्रॉक्सी वॉर को यहाँ पर जिंदा रख सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी ही सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की इकोनॉमी की है। एंड जिस भी कंट्री का कंट्रोल यहाँ पर ज्यादा होगा वही एशिया में लीड करेगी। लेकिन अगर भारत की डोमिनेंस को कम करना है तो उसकी सॉफ्ट पावर को डिस्ट्रॉय करना होगा। एंड यही रीजन है कि अमेरिका साइलेंटली भारत की ग्लोबल इमेज को टारगेट कर रहा है, और यही है केज में जी का मतलब। अब रूस, चाइना और अमेरिका को तो सभी सुपर पावर कंसिडर करते हैं, लेकिन एक और सुपर पावर है और वो है यूरोप, जो कि कंट्रीज की ग्लोबल इमेज को कंट्रोल करने का काम करती है। इन शॉर्ट मीडिया पावर, बीबीसी, डीडब्ल्यू, द इकोनॉमिस्ट, द गार्डियन जैसे कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस यूरोप को बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी यूरोप
यूरोप में है। एंड इनफैक्ट हर साल जो इंडेक्स रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं उन्हें भी यूरोप की कंट्रीज की कंपनीज ही निकालती हैं। एंड क्योंकि यूरोप नेचुरली अमेरिका का अलाय है, इसलिए किसी भी कंट्री की ग्लोबल इमेज अक्सर वही क्रिएट होती है जो कि अमेरिका चाहता है। एंड क्योंकि करंटली रशिया यूक्रेन वॉर में यूरोप ऑलरेडी भारत के स्टैंड से नाराज है, जो कि उनके मीडिया नैरेटिव्स के जरिए भी क्लियरली देखने को मिलता है। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से भारत को लेकर नेगेटिव खबरें इंटरनेशनल मीडिया में पहले से भी ज्यादा आने लगी हैं। लाइक जैन 2023 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई इंडिया द मोदी क्वेश्चन करके, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों को दिखाया गया था, जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बीबीसी ने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एक नेगेटिव डॉक्यूमेंट्री बनाई, सवाल ये है कि 2023 में क्यों, 2018 में क्यों नहीं, या फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त क्यों नहीं। 2024 की इलेक्शन से सिर्फ एक साल पहले कई साल पुरानी कंट्रोवर्सी को वापस लेकर आना एक वेल प्लान मूव था या फिर जस्ट कॉन्सिडेंस। एंड इस डॉक्यूमेंट्री रिलीज के सिर्फ एक महीने बाद फरवरी 2023 में अदानी के अगेंस्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। लेकिन उसके बाद गौतम अडानी की कंपनियों के साथ क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बाद से अदानी लगातार इंटरनेशनल मीडिया की कवरेजेस में छाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव न्यूज के लिए। एंड सेम स्टोरी आजकल अंबानी फैमिली के साथ भी रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि अंबानी या फिर अडानी फैमिली पर लगे हुए एलिगेशन सही हैं या फिर गलत, सवाल ये है कि इन दोनों बिजनेसमैन की स्टोरीज को इंटरनेशनल मीडिया में इतना ज्यादा कवरेज क्यों मिल रहा है, जबकि इस तरह के सेम एलिगेशंस अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज पर भी लग चुके हैं। इनफैक्ट मेटा तो कई कोर्ट केसेस में भी इन्वॉल्व रहा है। बोइंग कंटिन्यूसली अपने प्लेन क्रैशेस और टेक्निकल इश्यूज की वजह से कंट्रोवर्सीज में है। बट इनमें से किसी भी कंपनी के ओनर या फिर सीईओ पर आपको हार्डली कोई ओपिनियन पीस या फिर इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। तो आर्टिकल लिखे भी जाते हैं, उनकी लैंग्वेज या तो बहुत ज्यादा पोलाइट होती है या फिर उन्हें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या फिर गवर्नमेंट से कनेक्ट किया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम ही परसेप्शन का है। इनफैक्ट 2014 से 2019 के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी का रीजन भी वेस्टर्न मीडिया ही था, जिन्होंने उस वक्त नरेंद्र मोदी को मॉडर्नाइजर और रिफॉर्मर तक कोट किया। यहाँ तक कि इस दौरान नरेंद्र मोदी के नाम से वॉल स्ट्रीट जर्नल में 3 ओपिनियन पीसेस भी पब्लिश हुए। एंड इंटरनेशनल मीडिया की वजह से ही नरेंद्र मोदी दूसरी कंट्रीज में भी एक हाउस होल्ड नेम बन गए, जस्ट लाइक शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन। और ये सब उस समय यूरोप और अमेरिका सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि भारत रूस को छोड़कर उनके ब्लॉक में शामिल हो जाए। एंड इंडो पैसिफिक रीजन में उन्हें चाइना को काउंटर करने के लिए भी भारत की जरूरत थी एंड उनकी कंपनीज को इंडियन मार्केट की। पर अब एक बार फिर वेस्टर्न मीडिया के लिए इंडिया की इकोनॉमी डेड हो गई है, डेमोक्रेसी खतरे में है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, सिविक सेंस एंड पॉल्यूशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत ज्यादा खराब है। रियलिटी तो ये है कि ये प्रॉब्लम भारत में पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इनफैक्ट अब तो कई चीजों में भारत ने पहले से ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, लेकिन उस वक्त वेस्ट की डिमांड कुछ और थी, तो वो इन स्टोरीज को अवॉइड कर रहा था और अब दोबारा से एग्रेसिवली इन्हें सेल कर रहा है। एंड इसका एक और अच्छा एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा और कई दूसरे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भारत के जरिए पीओके में किए गए 9 टेरर कैंप्स और 11 एयरबेसेस की स्ट्राइक को उतना ज्यादा डिटेल्ड या एग्रेसिवली कवरेज नहीं दी, जब शायद वो तब देते जब यही स्ट्राइक अमेरिका या फिर किसी यूरोपियन कंट्री ने की होती। अब जब किसी भी कंट्री की ग्लोबल इमेज को जब कंटिन्यूसली टारगेट किया जाता है तो इसका असर वहां रहने वाले लोगों की इमेज, वीजा पॉलिसीज, पासपोर्ट रैंकिंग, टूरिज्म और एफडीआई पर पड़ता है। और अब यही चीज वेस्टर्न मीडिया भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तक हुए, जिनमें मेन टारगेट इंडियंस थे। एंड लास्ट फैक्टर जिसे अमेरिकन डीप स्टेट टारगेट कर सकता है वो है इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो कि केज में ई को डिनोट करता है। अब होता क्या है कि टैरिफ या फिर किसी भी रीजन की वजह से जब किसी कंट्री पर इकोनॉमिक प्रेशर आता है तो इस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन होना एक कॉमन फैक्टर है। एंड करप्शन दुनिया के हर देश में है, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर की सिचुएशन में एक छोटा सा करप्शन केस भी डोमेस्टिक केओस एंड प्रोटेस्ट की वजह बन सकता है, जो हमें नेपाल में भी देखने को मिला। एंड पिछले कुछ महीनों में भारत के अंदर भी ऐसी सिचुएशंस बनी है, जैसे कि वोट चोरी, नॉर्थन स्टेट्स में फ्लड आना, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को इस साल काफी लॉस फेस करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में पेपर लीक, लद्दाख में 6 शेड्यूल एंड स्टेटहुड की डिमांड, मणिपुर केओस
एंड लैंग्वेज वॉर। अब अगर इन सारे इश्यूज को क्लोजली मॉनिटर किया जाए तो ये सारे इश्यूज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से ही कनेक्टेड है। एंड अगर आज की सिचुएशन में करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्कैम या फिर स्कैंडल सामने आता है तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट ह्यूज अनरेस्ट या फिर प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार तक गिर सकती है, जो कि हम बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ तक कि थाईलैंड में भी देख चुके हैं। बट भारत में गवर्नमेंट चेंज होना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारत साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है और अभी की करंट गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट्स लेवल पर काफी पावरफुल पोजीशन में है। वहीं राशन स्कीम, एमएसपी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और कई दूसरी सब्सिडी स्कीम्स की वजह से लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास को सर्वाइबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से ही 50% टैरिफ का इम्पैक्ट अब तक भारत में ग्राउंड लेवल पर उतना फील नहीं हुआ है। एंड गवर्नमेंट को टैरिफ्स के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी प्लान करने का टाइम मिल गया। एंड इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि पिछले 7 महीनों के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में एग्रेसिवली ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, ताकि वो यूएस से होने वाले एक्सपोर्ट लॉस को यहाँ से कवर कर सके। इनफैक्ट रिसेंटली जीएसटी काट डाउन भी सिर्फ इसलिए किया गया ताकि डोमेस्टिक मार्केट में कंजप्शन बढ़ाकर इस इकोनॉमिक प्रेशर को झेला जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल चाइना में एक्सपो समिट भी सिर्फ इसलिए अटेंड किया था ताकि वो अमेरिका को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे सके कि भारत का रूस और चाइना के साथ में खड़ा होना अमेरिका की 25 इयर्स की इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी को ओवरनाइट डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब दोनों ही कंट्रीज के बीच में ईगो वॉर शुरू हो चुकी है, और वो इसलिए क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के करंट लीडर्स अपने पॉलिटिकल करियर्स के लास्ट स्टेज पर हैं एंड एक हाईली डिग्निफाइड एंड ग्लोबल इमेज के साथ में इसे एंड करना चाहते हैं ताकि हिस्ट्री उन्हें याद कर सके। पर ईगो वॉर में जो गलतियां हो रही हैं, क्या उन्हें डिप्लोमेट्स अनडू कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हाई चांसेस है कि भारत और अमेरिका के बीच में इस साल के एंड तक ट्रेड डील साइन हो जाए और भारत डिफेंस डील के जरिए ही अमेरिका को पुश करे, जिसके बदले में अमेरिका भारत पर 25 to 30% टैरिफ कम कर देगा। बट भारत और अमेरिका के बीच में वो अलायंस फिर से अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स में इन दोनों कंट्रीज ने एंजॉय किया है, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के टैरिफ शॉक्स ने भारत को सेल्फ रिलायंस पर फोकस करने पर मजबूर कर दिया है। बट वहीं इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर डील साइन हो भी जाती है तब भी अगले 3 साल जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में रहेंगे तब तक उन्हें इकोनॉमिक शॉक्स एंड जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स के लिए तैयार रहना होगा। इंडियन गवर्नमेंट का एक गलत मूव भारत को 10 to 15 इयर्स पीछे ले जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट इस समय इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर काम करे और यूएस को जितना हो सके उतना रिएक्ट करने दे, क्योंकि यूएस के रिएक्शंस ही भारत को पॉलिसी फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें।